हाय दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार कुशलता पूर्वक होगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक तो बात करेंगे हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट की और कैसे ये किया जाता है, और कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जो लोग वो चक्कर में फंस जाते हैं और उनके बारे में बात करेंगे, कैसे उनसे छुटकारा पाएं और एक एक्टिव इन्वेस्टर के तौर पर कैसे कॉन्फिडेंस प्राप्त करें। तो ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो किस प्रकार से बढ़िया पैसा, मोटा पैसा स्टॉक मार्केट से बनाएं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग, ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है आज का, जो लोग मतलब जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। और बाकी वीडियो तो सभी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे यंगस्टर हैं जो कि जॉब भी करते हैं और स्टॉक मार्केट में भी रहते हैं। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, जो लोग भाई ऑप्शन में काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में और डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मार्केट के लिए ये नहीं है क्योंकि मैं डेरिवेटिव मार्केट में ना तो काम करता हूँ और चीजें मुझे आती है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ और ना ही किसी प्रकार की रिसर्च करता हूँ मैं इसमें डेरिवेटिव मार्केट में। क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ, जो रिसर्च की है, जो एक्सपर्ट है, जो एनएससी के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि डेरिवेटिव मार्केट जो है वो जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है और रिटेल छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं है ये। तो इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूसरा, चार्ट है, चार्ट पर भी हम बात करेंगे और कि किस प्रकार से चार्ट काम करता है और क्या हमें वास्तव में चार्ट को देख करके अपनी रणनीति बनानी चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर किसी प्रकार का कोई स्टॉक बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं और ना ही मेरे कहने से, ना ही किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक बाय और सेल करें आप। मेरा काम है, मैं एक टीचर हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ और मेरा काम है भाई रिसर्च एनालिसिस करके चीज़ों को निकालना और बढ़िया क्या हो सकता है कि एक्टिव इन्वेस्टर के लिए, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ जिससे कि लोगों का जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाए और जो गलत चीज़ें उन्होंने सीख रखी हैं बैड हैबिट्स से, या जो हम बार बार गलती दोहराते हैं जो लोग, तो वो इसको ना दोहराएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो अंत तक देखें जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिले और जो भी काम करते हैं आप स्टॉक मार्केट में, उससे में आपको फायदा हो। तो चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके पास समय कम होता है। समय क्या कम होता है कि भाई अगर किसी की 10 से 4 जॉब है, 10 से 5 जॉब है, तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनके पास टाइम की बहुत कमी रहती है और उसके बावजूद भी वो स्टॉक मार्केट में है, तो ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनका जो दिल के मतलब उनका इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं उनके डीएनए में स्टॉक मार्केट का काम करने का उनको जुनून रहता है और वो उस पर काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में काम करना कोई गलत बात नहीं है, बढ़िया बात है। क्योंकि भाई दुनिया, भाई जो संसाधन है उस पर सभी का हक है और सभी को काम, मतलब जो चीज नहीं आती उसे सीखना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन उसका करने का एक सही तरीका होता है क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास समय कम है तो आप अपने टाइम को बढ़ाइए, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाइए। अगर स्टॉक मार्केट में आप रहना चाहते हैं और आप काम करना चाहते हैं तो करें क्या, कि हाउ टू इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी एंड टाइम। तो कैसे बढ़ाएं उसको। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास हाई एनर्जी होगी तो आपका टाइम, मतलब जो भी काम करते हो ऑफिस में, और उसे काम जल्दी खत्म कर देंगे आप, और जल्दी खत्म कर देंगे तो आपके पास टाइम, मतलब टाइम बचेगा। मतलब जो भी आपका वर्क है अलॉटेड जो ऑफिस का, उसे आप विद इन टाइम करते हैं तो वो जो है उसमें आपका टाइम बचेगा। तो अब बात आती है कि हाउ टू इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी, और कैसे बढ़ाएं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे मतलब सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, कुछ इनके पास बैड हैबिट्स होती है। मैं सबके साथ नहीं कह रहा, सबके साथ बैड हैबिट्स नहीं होती है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं और जो अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। जो लाइफ का जो डिसिप्लिन होता है उसको हम गड़बड़ कर लेते हैं, और जब उसको गड़बड़ कर लेते हैं तो बाकी चीजें सब गड़बड़ होती है। फिर क्या गाड़ी जीवन जिया जाता है, मतलब काटा जाता है, जीवन को एंजॉय नहीं करते लोग। तो हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और जैसे मैं भी हूँ, मैं भी पहले जॉब करता था, मतलब अभी भी जॉब में हूँ, और लेकिन मेरी लाइफ बड़ा डिस्टर्ब थी। तो मैंने सोचा अगर मैं जॉब भी करता रहूंगा तो फिर अपने लिए काम कब करूंगा। तो जॉब भी मैं अपने लिए करता हूँ, लेकिन भाई इसके अलावा जॉब के बाद फिर मैं क्या करूँ। भाई आजकल देखिए आप, पेंशन का बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा। मैं खाली बैठ के जो पैसा मिलेगा मैं उसे खा लूंगा क्या? नहीं ना। तो मुझे क्या, एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि जो चीजें फॉर एवर हो। मैं आने वाले समय में जब तक जिंदा रहूं इस धरती पर, तब तक मैं पैसा कमाऊं, तब तक मैं काम करूं, और मेरे मरने के बाद
कि जो मैं चीजें छोड़ के जाऊँ, स्किल छोड़ के जाऊँ, नोट छोड़ के जाऊँ, जो वीडियो है वो छोड़ के जाऊँ, वो मेरी जनरेशन देखे और उससे फिर वो काम करे और मैं उनको सिखा के जाऊँ। तो मेरे मेरे को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, ना है मेरे मैं ये रोना रोए कि लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्स मेरे पास नहीं है। तो अगर ये चीज हमारे पास नहीं है तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। तो मैं उस चीज को नहीं मैं झेल सकता और ना ही मैं इतना पेशेंस रख सकता हूँ कि 60 साल की एज तक मैं रिटायर होऊंगा तब जाकर सरकार मुझे पेंशन देगी और मैं उस पेंशन पे अपना बुढ़ापा काटूंगा, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। तो जितने लोग हैं जो इस प्रकार का मतलब जॉब करते हैं, तो आप कब तक बताइए अपने जो आपकी इच्छा है वो कैसे मारेंगे? तो उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा और स्किल अपनी बढ़ानी पड़ेगी और अपनी बॉडी को मतलब आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये चीजें आप दिमाग में रखिए और इसको सोच करके काम करिए। और कभी सोचा है आपने, कभी सोचिए कि यदि आप इसी प्रकार के लाइफ स्टाइल अगर खराब लाइफ स्टाइल को जिएंगे तो क्या होगा? एक जो सेविंग की है ना, आप एक समय के बाद जैसे 60 साल का बीमार हो मतलब एज होगी तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है। आजकल डायबिटीज तो इंडिया कैपिटल बन गया डायबिटीज का। हाई ब्लड प्रेशर है और भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो जो पैसा आपने लिया है बचा है तो सारा हॉस्पिटल को चला जाएगा। हॉस्पिटल जाओ तो बच्चों के पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। आप बच्चों पर डिपेंडेबल हो जाओ और डिपेंडेबल हो जाओ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब जॉब में है बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, जॉब नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन जॉब के साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट में आप अपनी पत्नी का भी साथ ले सकते हो। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपने नाम से कोई काम ना करें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वाइफ के नाम से कर सकते हैं। और जो लोग अपने नाम से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो आपको करना क्या चाहिए? पहला काम तो जो करना मैं आपको बता दूं, आपके पास टाइम कम होता है और टाइम को बढ़ाने का तरीका क्या? सबसे पहले तो आप जो है भी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में शामिल करो। जैसे सुबह नाश्ता करना जरूरी होता है वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ आगे इजी नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं आप और आपकी फैमिली। तो करना क्या चाहिए? देखिए, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, मैं भी देखता हूँ लोगों मॉर्निंग वॉक जब करने जाते हैं तो मोटे मोटे पेट हो रहे हैं और टहलते रहते हैं। तो टहलने से क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल से भी कुछ नहीं होने वाला। और मैंने बहुत सारे लोग देखे जब टहलते हैं तो फोन पे बात करते हैं, कान में रिंग वो लगा लेते हैं, तो वो मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए, मैं भी मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, डेली का मेरा रूटीन है। और मतलब मेरा काम करना ही करना है, मेरे को 5 किलोमीटर रनिंग मेरे को करना ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूरज इधर से उधर हो जाए, मेरा डेली का नियम। क्योंकि अगर मैंने नहीं करा तो मुझे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और फिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने भाई अपने आप को बहुत ठीक किया और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इंप्रूवमेंट करो और एक एक्टिव लाइफ जियो। जब आप डेली रनिंग करेंगे 2 किलोमीटर कम से कम, मैं अपने हर वीडियो में ज्यादातर बताता हूँ जो हमारे यंगस्टर है जो लोग हैं, तो 2 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा धीरे 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 आप रनिंग स्टार्ट करिए। पहले थोड़ा दौड़िए, आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1.25 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए जिससे कोई मिस हैपनिंग ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। तो जब ये काम करेंगे आप तो आपका होगा क्या? आपकी धीरे धीरे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ने लगेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो जब एनर्जी आपको नेचुरल एनर्जी मिलेगी और जब सनलाइट मिलेगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें जो डिफिशियंसी होंगी वो खत्म हो जाएंगी और देखना आप 6 महीने के अंदर मतलब 1 महीने में आपको सुधार दिखाई देने लगेगा। फिर क्या होगा? अब बात आती है, ये तो बात होगी फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज को आपको अपनी लाइफ में शामिल करना ही है, करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज क्या करना है? आपको एनर्जी वाला फूड खाना है। आपको जो पिज्जा है, बर्गर है, पकौड़ी है, समोसा है, ये सीजन इनको आपको त्यागना ही पड़ेगा। ये आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देती, ये आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, जब अगर पेट में खा लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है, तो इससे एनर्जी कम मिलती है, कचरा ज्यादा होता है, तो इससे एनर्जी नहीं मिलती आपको। और फिर हमारा जो शरीर है पूरे दिन थका थका सा रहता है इसे खा के। तो ये चीजें जितनी तली चीजें खाते हैं, और दूसरी चीजें आप रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रिफाइंड शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय बहुत पीते हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर आप धीरे धीरे डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। मैं अभी अपने मेरे ऑफिस में अभी स्वास्थ्य का पखवाड़ा चल रहा है, तो कल हम डायबिटीज हमने चेक करवाया था। तो मेरे जो कॉलेज है उसमें ज्यादातर लोगों को मतलब नियर अबाउट डायबिटीज निकला है। मतलब डायबिटीज क्या, शुगर का है, मतलब हालांकि कोई शुगर का पेशेंट नहीं है, लेकिन हमें इस एज में आके इसका शुगर का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको मेंटेन रखना है, इसका फिजिकल एक्टिविटीज के पार्ट में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो ये इससे खतरे से बच सकते हैं। और अगर आप इससे बचे हैं तो बाकी चीजें और भी सही हो सकती हैं आपके साथ में लाइफ में।
तो मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी करना और एनर्जी वाला फूड खाना। एनर्जी फूड में क्या है, जैसे प्रोटीन खा सकते हैं, प्रोटीन सबसे बढ़िया माना जाता है, और ऐसी चीज खाइए जिसमें एनर्जी होती है। अब नहीं खाने का तो बहुत सारी चीजें, तो भाई एनिमल प्रोटीन जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, बाकी नेचुरल जो प्रोटीन होता है जैसे पनीर है और भाई चीजें हैं उनमें खा सकते हो आपको भाई, जैसे हमारे जो ग्रेन्स वगैरह उनको आप ले सकते हो, और फ्रूट्स खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लीज ये जो समोसा है और जो चाय है इससे दूर रहिए। ब्लैक कॉफी पीजिए, उससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा, नींबू के साथ गर्म पानी पीजिए, इससे भी आपका मतलब बढ़िया होगा लाइफ। क्योंकि देखिए फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो भी आप अपने घर के मेन ड्राइवर हो। जो ड्राइवर ही एक्टिव नहीं होगा तो फैमिली कैसे चलेगी? तो इसको चीजें समझ। अब अगर ये काम कर लेते तो आपके पास टाइम बढ़ जाएगा, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये मेरा दावा है, प्रॉमिस है, क्योंकि मैं इस काम को कर चुका हूँ और मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब बात आती है कि अब जब आप ये बढ़ा लेते हैं तो आप करें क्या। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, यदि आप किसी के कहने पे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, इस आदत को छोड़ दीजिए। और क्योंकि देखिए पैसा आपका है, आप किसी की रिकमेंडेशन, अगर कोई किसी ने स्टॉक बताया और आपने खरीद लिया तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग फंस चुके होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आप फिर, और मैं उसको भी रास्ता बताऊंगा उससे निकले कैसे। तो एक तो ये दूसरे की रिकमेंडेशन से काम करना बंद करिए, किसी की सेवाएं ना लीजिए आप। देखिए ऐसा है, कोई इतना आसान काम तो है नहीं और ना इतना कठिन काम है कि साहब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये बहुत ही इजी काम है। और बस केवल एक कॉमन सेंस आपको डेवलप करना है और थोड़ा अपने अंदर पेशेंस डालना पड़ेगा और कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने आपको बताया, जो भी स्टॉक लोग रिकमेंड करते हैं उसको आप फॉलो ना करें, चाहे टीवी पे कोई रिकमेंड कर रहा हो और चाहे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कोई रिकमेंड कर रहा हो, उस स्टॉक को फॉलो नहीं करना है आपको, उस स्टॉक को बाय नहीं करना है। ये बात तो मानिए। दूसरा चीज है चार्ट। चार्ट की बात करें, कुछ लोग चार्ट देख के स्टॉक में फंस जाते हैं। तो वो चार्ट बाय करना सिखाता है, निकलना नहीं सिखाता। और मैं एक बताऊं चार्ट की हिस्ट्री क्या होती है। देखिए एक चीज बताइए, देखिए कंपनी को कौन चलाता है, स्टॉक को कौन चलाता है। स्टॉक एक सिंबल है किसी कंपनी की। जैसे मान लो चलो हम बात करें टाइमस ग्रुप ऑफ इंडिया की, तो टाइमस ग्रुप ऑफ इंडिया एक कंपनी है और टाइमस क्या है, एक महासेबी में रजिस्टर्ड एक क्या स्टॉक। अब स्टॉक बिहेवियर कैसे करता है, तो उस कंपनी को टाइमस को कौन चलाता है, आप सोचिए। उस कंपनी को एक मैनेजमेंट चलाता है। कौन चलाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है, फ्यूचर प्लान क्या है और क्या करने वाले हैं, तो जब वो जो डिसाइड करते हैं हमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या होगा, मैं अभी इस पे बात करूंगा। तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें कंपनी को कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना। तो मैनेजमेंट तो कंपनी का ड्राइवर है, मतलब वो मेन ड्राइवर है उस गाड़ी में। अब मान के चलिए प्राइस क्या है, प्राइस किसके आधार पर बिहेवियर करता है, तो प्राइस का बिहेवियर होता है जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है उसका बिहेवियर होता है। दूसरा बिहेवियर ये होता है कि किसी भी स्टॉक में लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग सेल बाय करते हैं। कोई इंट्राडे सेल कर रहा है, कोई इंट्राडे बाय कर रहा है, कोई कुछ दिन के लिए बाय कर रहा है, कोई कुछ दिन के लिए सेल कर रहा है। मतलब बाय कर लिया कुछ सेल कर रहा है, डेली ये काम होता है, कोई इन्वेंट्री में डाल रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई वो तो प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो उसके लिए इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो इसको हमें देखने की आदत डालनी चाहिए, अपनी आंखों को ट्रेंड करें हम, और अपनी जो हार्ट बीट है इसको थोड़ा मतलब इसको यूज टू करिए, मतलब उस वॉलेटिलिटी से डरे नहीं, ना आपकी आंखें डरे ना आपका हार्ट बीट डरे। तो ये हार्ट बीट नहीं बढ़नी चाहिए वॉलेटिलिटी से। वॉलेटिलिटी होना एक स्वाभाविक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा, ये बात हम। अब बात आती है तीसरी चार्ट की। तो चार्ट तो एक ऐसी परछाई है, चार्ट क्या? परछाई। वो परछाई कभी किसी को दिशा नहीं दे सकती, परछाई कभी किसी को दिशा नहीं दे सकती। इतिहास में कोई स्टॉक 500 मतलब कोई बहुत लाइफ टाइम हाई बना वहां से गिर गया, और फिर इतिहास को स्टॉक मार्केट अपनी मेमोरी में नहीं रखता। ये तो हमारी गलतफहमी है कि जो स्टॉक मार्केट है वो हिस्ट्री को दोहराता है, नहीं। स्टॉक मार्केट की कोई मेमोरी नहीं होती है, ना वो उसको फॉलो करता है। उसका जो फॉरवर्ड लुकिंग होता है स्टॉक मार्केट, वो आगे की चीजें देखता है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो आप ये समझिए, चार्ट का खेल समझिए। तो मेन कौन है ड्राइवर इसका? मैनेजमेंट। और प्राइस फ्लक्चुएशन बीच का पार्ट है, और जो चार्ट है वो क्या है? वो उसकी परछाई है। जब प्राइस चलता है उसका फिर वो बाद में चार्ट बना के देता है, और जितने भी इंडिकेटर है वो प्राइस पे अप्लाई होते हैं, तो वो भी परछाई की तरह काम करते हैं। तो ये बात कंसेप्ट डाल लीजिए, मेन कौन है? मैनेजमेंट। प्राइस क्या है? वॉलेटिलिटी। और जो चार्ट है वो उसकी परछाई है, जैसे जैसे प्राइस चलेगा वैसे वैसे चार्ट बनेगा, पहले चार्ट नहीं बनता है। और बाद में जब चार्ट देखते हो तो बहुत शानदार लगता है, अगर यहाँ बाय करा होता तो यहाँ बेचता हूँ,
वो कहने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप खरीद रहे हो, जिस दिन चार्ट बनने होगा ना, तो आप खरीद नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चार्ट की बात को ना मानिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर चार्ट का एनालिसिस करना जो सर्विस में लोग हैं उन पर टाइम कम होता है, तो आपको करना क्या है, अब आपको चीजें सीखनी है। क्या सीखनी है? और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी स्टॉक को चार्ट के आधार पर किसी की रिकमेंडेशन से बाय कर लेते हैं और कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और उसमें अपने सैलरी का एक हिस्सा बचत करते हैं, उसमें डालते रहते हैं। कभी कभी लोग क्या सिखा देते हैं कि जब स्टॉक नीचे गिर रहा हो नीचे खरीदना है, नीचे खरीदना है, और खरीद खरीद के उस स्टॉक को डालते रहते और वो पैसा बना के नहीं देता और उसमें फंसे रहते। कभी कभी बहुत ज्यादा मार्केट अगर इंडेक्स गिर जाता है तो वो स्टॉक और नीचे गिर जाता है, तो आपका वो रेट देख के और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो एक तो बात आपके पास टाइम नहीं, और टाइम अगर है थोड़ा बहुत बचता है तो आप इसकी वॉलेटिलिटी में क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और रात को क्या एंजाइटी हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। तो इस सब का इलाज मैं आज कर दूंगा आपको, कभी एंजाइटी नहीं होगी, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, आपको सबसे पहले चीजें सीखनी चाहिए और सीखने के लिए थोड़ा टाइम देनी चाहिए। जब तक आप सीखने के लिए टाइम नहीं देंगे और चीजें पढ़ेंगे नहीं करेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। करना आपको ये, अब आप चाहते हो कि दूसरे की दी हुई चीजों से काम चल जाए, तो वो कभी किसी से भला नहीं होने वाला। आप जीवन में नहीं मानो तो करके देखो, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। और जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होता है वो ज्यादा सक्सेस होता है। आप डिपेंडेबल बनेंगे तो ज्यादा परेशान रहेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना, और सेल्फ डिपेंड अगर बनना है तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, उनको अगर फॉलो करेंगे और जब आपका कन्विक्शन आ जाए तब आप उस स्टॉक को उस चीज को आप अपना काम करिए, अपना पैसा निवेश करिए। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैन होता है, मैनेजमेंट मैन होता है। तो किसी भी कंपनी का पहले तो आप देखें मैनेजमेंट गाइडेंस। अब बात आती है, देखिए मैं आपको बताऊं 6-7 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमें किसी कंपनी का, भाई मैनेजमेंट तो मैन है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि कोई भी कंपनी है उसका लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। मतलब जो अभी जल्दी में रिसेंटली आया हो वो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए आपको। अब बात आती है कि वो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता कौन सा, लेटेस्ट वाला, इससे हमें पता चलता। आपको पता होगा कि एनएससी और बीएससी में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है वो हर 3 महीने बाद अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है। अभी जो FI Q2 FI 26 का Q2 के रिजल्ट अक्टूबर से शुरू होने वाले, और Q1 FI 26 के रिजल्ट आ चुके हैं। अब Q2 FI 26 के रिजल्ट आने वाले अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे। तो जो क्वार्टर जो रिजल्ट आता है उसका कंपनियां जो होती है वो कॉन कॉल और पीपीटी जारी करती है, ये इनका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। और कॉन कॉल को आप डायरेक्ट भी अटेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आपको वो लिंक भेजते हैं कि इस तारीख को मीटिंग है और रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो आप उसको सुन सकते हैं और कभी कभी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। तो ये लेटेस्ट 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉन कॉल और पीपीटी। अब इसमें 2 तरह का डेटा मिलता है आपको, एक तो क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा और दूसरा क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा। तो इन दोनों को मिक्स करके पढ़ना, दोनों को मिक्स करके पढ़ना, और मिक्स करके पढ़ना, इनमें देखना क्या चाहिए, इन दोनों को जब पढ़ेंगे तो देखना क्या चाहिए। अब मैं पहली आपकी एक क्वेरी होगी कि ये डेटा मिलता कहाँ है, ये मिलेंगे कहाँ में। तो देखो मैं आपको बता दूं, आप एनएससी और बीएससी की साइट पे जाकर देख सकते हो, कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा आपको। और सबसे इजी गोइंग है, गूगल में डालेंगे स्क्रीनर, उसमें उस कंपनी का नाम डाला, स्क्रीनर में गए आपने डाला स्क्रीनर डाल दिया गूगल में, और जैसे स्क्रीनर में गए और वो वहां पूछेगा कंपनी का नाम, तो जैसे आपने डाल दिया टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड, तो टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड खुल जाएगा। अब उसके राइट हैंड में क्या मिलेगा, आता है डॉक्यूमेंट ऊपर, उसमें डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहां राइट हैंड में पीपीटी, कॉन कॉल, ट्रांसक्रिप्ट ये लिखी हुई मिलेगी उसमें। और बाकी लेफ्ट में उसका पूरा डिटेल आता है, बैलेंस शीट भी मिलती है। तो देखिए बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट आपको नहीं पढ़नी है और आपको उसका एनुअल रिपोर्ट भी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है, 3 डॉक्यूमेंट पढ़ना है। पहली बात पीपीटी, फिर कॉन कॉल और प्रेस रिपोर्ट। अगर कोई प्रेस रिलीज हुआ तो उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो लेटेस्ट होता है, राइट। तो 3 डॉक्यूमेंट आपको वहां मिल जाए, उसको पढ़िए, बड़ा केयरफुली पढ़िए। अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले से उस कंपनी के देखिए कि उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, उसमें ऊपर ही आता है जैसे कहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। आप जब पढ़ेंगे उसकी टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। तो उसमें देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसका आपको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पता चल गया कि अभी कोई कंपनी 30% से ग्रोथ कर रही है ईयर ऑन ईयर। अब एक चीज और देखनी है,
कि उस सेक्टर की जो पीयर ग्रुप्स है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ कर रही है वो कंपनी नहीं कर रही है। अगर हाईएस्ट ग्रोथ कर रही है तो सो फॉर गुड, दूसरे नंबर पे है तब भी सही है। तो तीसरे चौथे नंबर की कंपनी को नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट उसमें ग्रोथ कर रही है, जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है और दूसरे नंबर पे है कोई कंपनी, तो उसे भी आप रख सकते हो अपने मतलब डीमैट अकाउंट में, क्योंकि अगर दोनों में कुछ ज्यादा अंतर होता नहीं और दोनों ही गेनर है मार्केट में। तो आप देखिए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कितना दो, मतलब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है सिंगल डिजिट में तो नहीं है, माइनस में तो नहीं है। अब मैं ऐसी ऐसी चीजें बता दूं आपको कि कोई भी कंपनी, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, मैं दो स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एक था GMDC, गुजरात मिनरल्स, उसको बता रहे ब्रेकआउट होने वाला, और मैंने देखा उसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ था माइनस में था। एक कंपनी है, मैं आपको बताऊं, अभी किसी ने रिकमेंड किया था, उसका नाम पता नहीं, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी का था, हाँ टेक्नोलॉजी। तो स्टॉक बताया कि भाई ऊपर वो दिन चला गया, वो चला गया, उसका सेल्स ग्रोथ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ -7% था, 7% था। तो इस प्रकार की कंपनी लोग चार्ट में रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन वो स्टॉक पैसे बना के नहीं, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। एक दिन मूवमेंट आ गया, कोई किसी ने मोटा पैसा डाल दिया, आपको मालूम है जो बहुत ज्यादा मोटा पैसा डाल देते हैं तो उससे क्या स्टॉक एकदम भाग जाता है। और उसमें क्या, जो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाते हैं लालच में, और स्टॉक ऊपर जाने वाला, और जब फंस जाते वो निकल नहीं पाते थे, फिर वो लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की कंपनियों के साथ ये दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना है। चार्ट की तो बात ही खत्म कर दी मैंने, कि आपको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना, और उसमें भी पीयर ग्रोथ में हाईएस्ट हो तो ज्यादा बढ़िया। तो ये बात होगी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ की। दूसरी बात आती है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, एबिटा मार्जिन होता है, पेट मार्जिन होता है। तो इसमें ग्रोथ है नहीं है, ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ है। मैं आपको चीज बता दूं कि किसी भी कंपनी में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर है तो क्या उसमें एबिटा मार्जिन होगा। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत बढ़िया चीज बता दूं, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखने से पहले, कंपनी ट्रैक करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कंपनी, ऐसी कंपनी को देखना चाहिए जिसका बिजनेस आपकी समझ में आता है, जो प्रोडक्ट आपको समझ में आता है। जैसे हम घरेलू सारी चीजें FMCG इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें, तो हमें उन्हीं कंपनियों को ट्रैक करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो तो चीज आपकी समझ में आ जाएगी, कम मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, किस प्रकार से काम करेगी। और जो कंपनी समझना है, जिसका बिजनेस समझना है, उससे दूर रहना चाहिए आपको, उसमें पैसा नहीं लगाना। तो पहले तो उसे ट्रैक ही मत करो भाई। तो आपको ऐसी कंपनी ट्रैक करनी है जिसका बिजनेस आपको समझ में आ जाए आसानी से। और पता चला बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, आपने स्टॉक ले लिया, भाई क्या करने वाले हो, जो चीज आपको समझ नहीं आ रहा उस काम को क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले आप स्टॉक को, उस कंपनी का बिजनेस समझने में आपको आसानी हो, वो प्रोडक्ट क्या बनाती है, कैसे बनाती है, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जब इस प्रकार की कंपनी को ट्रैक करें, जो आपको बिजनेस समझ में आता है, उसका प्रोडक्ट समझ में आता है, उसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, और जिसकी मार्केट में आप आसपास लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार की कंपनी को ट्रैक करें, और उसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखिए। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी मैंने बता दिया। अब दूसरा मैंने मार्जिन देखो, मार्जिन, एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, पेट मार्जिन। पेट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पेट मार्जिन में होता है क्या है कि भाई जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, मेन तो वही होता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है वही इसका नेट मार्जिन होता है। अगर वो ज्यादा है तो सुपर गुड। यदि मान के चलिए बाय द वे, अगर किसी कंपनी का पेट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ऐसी कंपनियां मल्टीबैगर होती है। इस प्रकार की कंपनियां मल्टीबैगर हो जाती है। और लेकिन मल्टीबैगर को लोग झेल नहीं पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में बताऊँ कैसे झेलें आप उसको। तो अगर आपका कोई स्टॉक डबल हो गया ना, तो आपको खुजली हो जाएगी, आपको कंट्रोल नहीं होगा, आप उस स्टॉक को तुरंत बेच देंगे और सोचेंगे मैं आधा प्रॉफिट बुक कर लूं, कहीं पैसा ना निकल जाए मेरा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कभी सज्जन, मेरी बात हुई थी इंदौर से, वो कह रहे साहब मैं क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे वही प्रेस किया था, मतलब फोर्स किया कि सर आप नंबर दे दीजिए, मेरा वीडियो दिखा उन्होंने कोई, फिर मुझसे बात की उन्होंने। तो कह रहे सर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई स्टॉक मैंने खरीदा वो डबल हो गया, तो मैं उसमें अपनी कैपिटल निकाल ले, बाकी छोड़ देता हूँ। अरे भाई जब कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसमें पैसा निकालने की जरूरत, डालो वही बार, उल्टा उल्टा डालना चाहिए, निकालो कब वो भी मैं बताऊँ। तो अगर पेट ग्रोथ अगर बढ़िया आ रही है, कभी कभी पेट ग्रोथ कम भी होती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही होती है तो पैसा उसमें लग जाता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है। तो पेट ग्रोथ, उसका एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, ये देखो मार्जिन बढ़ रहा है। और तीसरा पॉइंट है टर्न अराउंड बिजनेस। टर्न अराउंड बिजनेस क्या होता है, आज मैं टर्न अराउंड बिजनेस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और जिस कंपनी का नाम है PC ज्वेलर्स। आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएगा, हो सकता है आज ही बना दूं या एक आध दिन में मिल जाएगा। PC ज्वेलर का मैं टर्न अराउंड बिजनेस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम में मिल जाएगा। तो टर्न अराउंड बिजनेस क्या होता है, जो कंपनियां लॉस मेकिंग होती हैं वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाती है, या उनका मैनेजमेंट का गाइडेंस ऐसा होता है, तो धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगती है। जब प्रॉफिट में आने लगती है तो वो कंपनियां, उसमें इस प्रकार की कंपनियों में करना क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, इकट्ठा पैसा नहीं डालना है। ये नहीं होता मल्टीबैगर हो जाए ना,
थोड़ा पैसा डालने से कंपनी अच्छा करने लगे तो आप उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हो, और नहीं करे तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा पैसा डाला है तो टर्न ऑन बिजनेस आपको ट्रैक करना चाहिए। और चौथा आता है आपका कैपेक्स या कंपनी का एक्सपेंशन। कैपेक्स का क्या मतलब होता है, जैसे कोई कंपनी नया प्लांट बैठा रही है, मतलब नया प्लांट बैठा रही है, और कोई मतलब नया प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, या कुछ कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें नया जो सेम सेल्स ग्रोथ जो सेंटर्स हैं उसको बढ़ाना चाह रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़िया करना चाह रहे हैं, तो ये भी कैपेक्स का एक पार्ट है। तो कंपनी अपनी कंपनी का विस्तार कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंपनी विस्तार करती है तो उसका मतलब क्या कि वो अपना मार्केट कैप मतलब मार्केट को ज्यादा कैप्चर करना चाहती है, मतलब मार्केट में जितनी भी डिमांड है अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, तो ये अच्छा साइन होता है। अगर कोई स्टॉक, जैसे अभी बता दूं मैं आपको, देखिए इथार्थ हॉस्पिटल का नाम अगर सुना होगा तो उन्होंने अभी 2 हॉस्पिटल अपने लॉन्च किए, मतलब ओपन हो गए उनके, एक जुलाई में हो गया, एक जो अगस्त में हो गया, तो इससे क्या उनको रिटर्न आने लगेगा, उनसे उनका जो बिजनेस है वो आने लगेगा, तो इस प्रकार की चीजें होती है। एक और हॉस्पिटल है जीना सिंह हॉस्पिटल, वो भी जबरदस्त कैपेक्स कर रहा है और बेड की संख्या लगातार बढ़ा, तो उनका देखिए आप, उनका स्टॉक भी देखिए, उनकी चाल भी देखिए, तो कहने वाला कोई कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है तो वो बढ़िया माना जाता है, राइट। तो आपको ये ट्रैक करना है, उस मतलब जो मैं बता रहा हूँ पीपीटी और कॉन कॉल में क्या ट्रैक करना है, ये सारी चीजें ट्रैक करनी है। तो क्या हो गया, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हो गया, है ना, और आपका मार्जिन हो गए, पेट ग्रोथ हो गई, टर्न ऑन बिजनेस हो गया, और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया। अब पांचवा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत तो महत्वपूर्ण चीज होती है किसी कंपनी में, जो इक्विटी शेयर्स है जिसका पैसा लगा हुआ है उस पर कितना रिटर्न पैदा करके दे रहे हैं कंपनी, मैनेजमेंट कितना पैसा कमा के दे रहा है उनको, उस पर कितना रेशियो में बढ़ रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। नेगेटिव का मान लो किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मान चलो 20% है या 10 है, और वो क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता है और 13, 14, 15, 20 तक हो जाता है, तो ये पॉजिटिव साइन माना जाता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो इक्विटी के शेयर होल्डर हैं उनको जो पैसा लगाया है मैनेजमेंट उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, उससे उन्हें रिटर्न दे रहा है, उस पर रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पॉजिटिव है तो वो कंपनी पैसा बना के देती है। दूसरा है कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी किसी का 20 है और वो उसका बैक साइड में काम कर रहा है तो वो सही नहीं माना जाता। मैं एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पर डिपेंड करती है, जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अच्छी होती है सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है, राइट। अब छठी चीज बहुत महत्वपूर्ण आती है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस, जिसकी मैंने बात बताया कि मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर स्ट्रांगली होगा, पॉजिटिव होगा और बढ़िया होगा, तो ये समझ लो अगर किसी स्टॉक की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम भी है, कम भी का मतलब है कि टर्न ऑन बिजनेस से फेस में आ रहा है, मतलब कोई बिजनेस टर्न ऑन से, मतलब टर्न ऑन बिजनेस है और वो लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है और मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है, तो ऐसा स्टॉक और तेजी से भागता है। अगर किसी के पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बढ़िया होगा तो हम इसको सस्टेन रखेंगे, मेंटेन रखेंगे इस ग्रोथ को, और प्रॉमिस है आने वाले समय में काम करेंगे। जैसे एक कंपनी का उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, कृषिवाल फूड का नाम जानते हो, सर्च कर लेना। कृषिवाल फूड के मैनेजमेंट ने ये कहा कि हम इंडिया की सबसे बेस्ट और नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बनना चाहते हैं। अब लगा लीजिए उस मैनेजमेंट में कितना कॉन्फिडेंस होगा। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत अपने आप में बहुत वैल्यूबल होता है, और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो आपको मिलता है कॉन कॉल, कभी कभी पीपीटी में भी डाल देते हैं, लेकिन कॉन कॉल जब पढ़ेंगे तो कहने का मतलब ये 6 चीजें हैं, ये 6 चीजों को आप जो है पीपीटी और कॉन कॉल में पढ़ने की आदत डालिए। जब आप आदत डालेंगे, एक कॉन कॉल पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, धीरे 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 जब पढ़ने लगेंगे तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी। जब आपको चीजें समझ आ जाएंगी कंपनियों की, तो आपको कंपनी का बिजनेस भी समझ आने लगेगा, ये स्टॉक कैसे कर रहा है, फिर उस स्टॉक की चाल देखें। तो अगर ये चीजें आपने सीख ली, पढ़ लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ फिर आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले। जब भी आपको अपने लिए समय मिले, खाली समय मिले, तो पीपीटी और कॉन कॉल पढ़िए, और जो जिसका पीपीटी और कॉन कॉल बढ़िया है उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि बाय कब करना होता है। जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट आए तो रिजल्ट आपको देखेंगे, उसका पीपीटी पढ़िए, कॉन कॉल पढ़िए, तो पता चल जाएगा रिजल्ट में क्या करें, और डायरेक्ट रिजल्ट देना तो आपको पता चला रिजल्ट बढ़िया है, कंपनी का सब कुछ बढ़िया है। तो इस प्रकार अब आती थी कि स्टॉक को खरीदने का, तो देखिए इस प्रकार का अगर कोई स्टॉक बढ़िया है तो उसे आप किसी भी प्राइस में खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बोले नीचे आएगा तब खरीदेंगे, भाई बढ़िया चीज कभी सस्ती मिलती है बताओ, ईमानदारी की बात बताओ। जो चीज बढ़िया है जिसमें क्वालिटी वो सस्ती मिलेगी वो तो हमेशा हाई मिलेगी, हाई प्राइस पे मिलेगी, और हाई प्राइस पे ही पैसा बना के देगी। जो स्टॉक नीचे को गिर रहा हो वो कभी पैसा बना के नहीं देता, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब मेरा ख्याल है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर सही है और कभी गिर रहा है थोड़ा बहुत वो तो अलग बात है। जैसे आजकल मार्केट नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा है उसमें, उसमें दिक्कत क्या है कि भाई मार्केट ही नहीं चल रहा है तो कोई स्टॉक भाई रिजल्ट भी बढ़िया फिर भी नहीं चल रहा है,
लेकिन वो इतना गिरेगा भी नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। तो वो अलग बात है, लेकिन आपको बढ़िया चीज हमेशा महंगी मिलेगी। देखो आप देखो कोई ब्रांड की बात करेंगे, कंपनी की बढ़िया चीजों की बात करेंगे तो वो महंगी मिलती, सस्ती तो मिलती, सस्ती तो घटिया चीज मिलता है। तो ये बात समझ लीजिए। तो स्टॉक कभी भी कोई अगर ऐसा रेट बढ़िया आता है तो वो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, और महंगा खरीद कर महंगे से ही पैसा बनता है, ये बात प्रॉब्लम नहीं तो आप देख लेना। तो ये आप ना सोचे कि मैं स्टॉक थोड़ा नीचे आया तब खरीदूंगा, ये गलती बहुत लोग करते हैं। आपको ये नहीं करता, भाई 5% नीचे कर लो तो क्या फायदा हो जाएगा, जिस दिन उसको 15% बढ़ जाएगा, और पता चला 5% के नीचे खरीदने के चक्कर में पता चला 20% ऑलरेडी बढ़ गया, और जब तक इंतजार कर वो स्टॉक डबल हो गया, तो आपको तो अपॉर्चुनिटी छूट गई। तो ये आपको करना है, पहले आपको स्टॉक को बाय, आपको पता चलेगा जहां भी रेट बढ़िया है तो स्टॉक जहां भी मार्केट प्राइस में खरीदी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात आती है स्टॉक को बेचे कब। देखिए स्टॉक को बेचना भी बहुत बड़ी कला है, ये सबसे पहले आनी चाहिए आपको। अब मान के चलिए कोई कंपनी बढ़िया है और क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़िया काम करे, और उस स्टॉक को आपने पहले 200 खरीदा, बढ़िया चला, फिर 300 पे खरीदा, फिर 400, आप खरीदे जा रहे हैं और वो स्टॉक पैसा बना के दे रहा है। अब बात आती है कुछ लोग क्या करते हैं कि साहब आपका पैसा डबल हो गया, तो डबल हो गया तो क्या करते हैं हम अपना मूलधन निकाल लेते हैं, बाकी पड़ा रहता है। ये गलती नहीं करें आप, क्योंकि एक बात बताइए, आपको फियर है, डर है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो चला नहीं, अरे भाई कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जब कंपनी बढ़िया करे तो और आगे बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, कब पैसे निकालने चाहिए, अगर कंपनी का रिजल्ट खराब आए, या कोई ईडी की रेड हो जाए, या मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई या तो एक आध क्वार्टर होल्ड कर लो, आपकी कैपेसिटी है, नहीं होल्ड कर तो उसी दिन बेच दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, और बेच करके उसी कंपनी में लगाइए जो इसका बढ़िया ग्रोथ है, उसमें से निकल जाइए, तब आप पैसा निकालिए। स्टॉक को मेले मतलब कि मेले का मतलब ये है कि अगर स्टॉक में कोई प्रॉब्लम हो, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपना स्टॉक सबसे पहले बेचिए, उसके बाद में सोचिए, अगर वो कंपनी सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाद में खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टॉक को आप बेचना भी सीखें। अब बात करते हैं कि भी स्टॉक को होल्ड कैसे करें। अगर कोई स्टॉक बढ़िया आपके अकाउंट में फंस गया, मतलब आपने सही ट्रैक, वो मल्टीबैगर होने की संभावना, वो स्टॉक डबल हो गया, तो करेंगे यार कुछ लोग, मैं करते क्या कि उस स्टॉक को बेचने की जल्दी रहती है। अरे भाई जो बढ़िया स्टॉक कर रहा है उसे बेचने की क्या जल्दी है, उसे आपको बेचना नहीं है, जैसे रेट बढ़िया है आपके पास और पैसा हो तो उसमें और ऐड करिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो वो स्टॉक मल्टीबैगर होगा, बहुत सारा पैसा बना के देगा आपको। और जब कोई कंपनी में रिजल्ट खराब आ जाए, मैनेजमेंट खराब, तो उस स्टॉक को तुरंत बेच दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे काम करना चाहिए। अब बात आती है कि पेशेंस रखना चाहिए। देखिए एक चीज बताऊं, फास्ट काम करना अच्छा लगता है, एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कोई हमें पढ़ना है, बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं, वीडियो बनाना बहुत तेजी से बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉक खरीद बेचने में तीव्रता दिखाई तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लॉस ज्यादा होगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी सही है, बढ़िया से काम कर रही है, तो उसके साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, और जब पेशेंस रखेंगे तो उस वॉलेटिलिटी को झेलिए आप। स्टॉक कभी 5% नीचे होगा, 10% नीचे होगा, कभी 20% ऊपर होगा, तो इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी का कौन कॉल और पीपीटी दोबारा पढ़ लीजिए, अगर कहीं कोई चीज छूट गई है। और अगर लॉस होता है, अगर कंपनी में अगर कोई पैसा आपने लगाया और लॉस, कंपनी आपने गलत डिसीजन हो गया, तो अपना कैपिटल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा, इससे होगा क्या, अगर ये काम करते हो आप, तो आप एक बहुत मोटा पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। और इसमें एक चीज, आपकी एंजाइटी नहीं रही, आप अपना स्टॉक खरीद के डाल रखा है आपने और अपने आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, स्टॉक तो जीरो होता नहीं, अगर बढ़िया कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये काम आपको करना। अब बात आती है कि अपनी जो पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखें आप ऐसे। देखिए एक बात पता है, अगर लोग, कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, किसी ने रिकमेंड कर दिया और किसी ने चार्ट बता दिया, सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा उसी में लगा दिया, ये गलती ना करके, क्योंकि इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और बहुत ज्यादा रिवार्ड भी मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा भी बनता है। तो आप करें क्या, तो भाई एक या दो स्टॉक खरीद लेंगे तो दोनों में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि कम से कम 20 स्टॉक अपने अकाउंट में रखिए। जैसे मान चलो 1 लाख रुपए लगा हुआ, तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए लगा आपका, तो भैया कम कम पैसे लगा दो सब में, किसी का एक स्टॉक खरीद लो, किसी का 2 स्टॉक खरीद लो, तो इस प्रकार से पैसे लगाओ। अगर एक स्टॉक नहीं चलेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो कम से कम लॉस तो नहीं होगा आपका, लेकिन जब सब चलेंगे तो प्रॉफिट तो आपका होगा ही होगा। तो ये बात आप ध्यान से रखें कि 2 4 5 स्टॉक में इकट्ठा पैसा ना लगाइए, कम से कम 20 स्टॉक रखिए कम से कम। और एक चीज बताएं, अब पैसा हर किसी के पास लिमिटेड है, अगर कोई स्टॉक खराब करे उस स्टॉक को निकालिए, बेचिए, और आपकी वॉच लिस्ट में जो आपने मैंने पैरामीटर बताया उन पे अगर खराब उतरता है स्टॉक, तो वहां पे आप पैसा लगाइए। तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा, ऑफिस टाइम में आपको इतना टाइम मिल सकता है।
और मैंने आपको बताया अपने स्टॉक को आपको लगे समय तो वीकली आपको ऑब्जर्व करें अपने पोर्टफोलियो को, और मंथली भी करिए। और जो है अगर आपको फिर जो 3 महीने में रिजल्ट आते हैं और उसको तो आपको जरूर देखना, जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उसका कौन कॉल पीपीटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, क्या गाइडेंस है, तभी आपको पता चलेगा। अगर खराब है तो बेच सकते हैं, और बढ़िया है तो आप तुरंत 9:15 बजे उठिए और पैसा उसमें और डाल दीजिए, जिससे कि आपको उसका प्रॉफिट मिल जाए। तो ये बात, अगर इस काम को आप करेंगे, पहले आप इसको सीख लीजिए, फिर काम करिए, और फिर जब आप में स्किल डेवलप हो जाए तब इस काम को स्वयं से करिए। पैसा आपका वैल्यूएबल है, और फिर आप देखिए एक बहुत मोटा पैसा बनाएंगे, और धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ है बहुत ज्यादा क्रिएशन हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि बाकी चीजें दुनिया में सब बेकार है। क्योंकि एक चीज बता दूं आपको, एंजाइटी अगर होती है, परेशानी अगर होती है, तो उससे क्या होता है, अगर आप चार्ट के आधार पर कोई स्टॉक ले लेते हैं, आपको जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा है, आपको पता नहीं कंपनी में क्या चले, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगी बताइए। जब आपको पता है कंपनी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि कंपनी की स्टोरी पैसा लगाने। स्टोरी का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी एक कंपनी थी केआरबीएल का उदाहरण दूं, उसके जो निदेशक अनिल कुमार चौधरी। अब देखिए कंपनी बहुत बढ़िया करी, उसके बहुत बढ़िया नंबर आए थे, स्टॉक भी बढ़िया चला, लेकिन मैनेजमेंट के उन्होंने चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया दूसरे दिन स्टॉक जो क्या जब खुला तो 10% माइनस में खुला। तो देखिए मैनेजमेंट हमेशा, मार्केट क्या होता है बहुत डायनामिक होता है और फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आगे क्या होने वाला है पुरानी चीजें नहीं देखता, ना आपकी बैलेंस शीट से चलेगा, ना पहले क्या हुआ उससे नहीं चलता, स्टॉक स्टॉक चलता है आगे क्या होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है आप पहले इस चीज को सीख लीजिए। जब सीख लेंगे, अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इसके, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, और बाकी जो आने वाले समय में और नई वीडियो आएंगे उससे संबंधित, जो रिसीवेबल क्या होता है और पेबल क्या होता है, और आपका मतलब भाई जो बैड लोन अगर है किसी कंपनी में तो बैड है या सही है, तो क्या क्या चीजें हो सकती है।